नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है ये मैराथन कक्षा है, जिसके माध्यम से अपन इंडिया जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा, ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो भी आपके साथ के साथ कवर हो जाए। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है डांडी, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था तथा महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद दूसरा जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का वो था दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी को हुआ था। जो अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह था दोस्तों, इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कौन से सत्याग्रह में की थी। तो आप बताओगे दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में, जो कि वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था दोस्तों वो था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी का प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था इसमें सभी किसान थे, इसलिए इसे प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा जो चंपारण है ये वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है तथा खेड़ा और अहमदाबाद का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है डांडी। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत डांडी मार्च निकाला था दोस्तों, जिसके अंतर्गत इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। तो चारों ऑप्शन का संबंध महात्मा गांधी जी से है और सभी ऑप्शन मैंने आपके क्लियर कर दिए। तो एक प्रश्न के साथ आपके चार प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह की गोली के द्वारा मारा गया था। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा 17 दिसंबर वर्ष 1928 ईस्वी को क्या हुआ था? सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, जिसे लाहौर षड्यंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें दोस्तों भगत सिंह जी थे, इनके साथ चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु शामिल थे। इन तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया था दोस्तों? जो अंग्रेज पुलिस कमिश्नर था जिसका नाम था स्कॉट, जो कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आ रहा था, इसी को मारने का इन्होंने षड्यंत्र रचा था। परंतु स्कॉट की जगह ये किसे मार देते हैं? कैप्टन सैंडर्स को मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लाहौर षड्यंत्र में कैप्टन सैंडर्स मारा गया था वो भगत सिंह की गोली से मारा गया था। और जो लाहौर षड्यंत्र है दोस्तों ये 1928 ईस्वी में हुआ था। इसकी डेट भी पूछी जाती है, ये पॉइंट स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया था? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं दोस्तों इन्होंने दो अन्य नारे भी दिए थे। एक नारा दिया था दोस्तों दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा भी इन्हीं का है, तथा एक और नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित हैं। अब मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर एक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो उस दिवस का क्या नाम है तथा वो किस तारीख को मनाया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट करोगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1940 ईस्वी में। वर्ष 1940 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, जो मुस्लिम लीग थी इसका 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो जिन्ना ने क्या किया, जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था, और जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं। उसे इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी रिपीट होता है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। इसका प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है करंट अफेयर की क्लास में। जो हैदराबाद रियासत थी इसको सैनिक कार्रवाई के तहत अपने भारत संघ में मिलाया गया था, और जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन पोलो। तो ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और हैदराबाद रियासत को अपने भारत संघ में मिलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन पोलो था ये वर्ष 1948 ईस्वी में चला था, और 1948 ईस्वी में ही हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया था। इसके अलावा और भी दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। जो जूनागढ़ रियासत थी दोस्तों, जूनागढ़ अभी वर्तमान में गुजरात राज्य में। जो जूनागढ़ रियासत थी ये आज़ादी के समय अपने भारत से पृथक थी, तो इसको वर्ष 1948 ईस्वी में ही जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारतीय सेना के द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन विजय, जिसका संबंध वर्ष 1961 ईस्वी से है। वर्ष 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने क्या किया था दोस्तों, गोवा, नाम ध्यान रखिएगा, गोवा, दमन और दीव, इन क्षेत्रों में पुर्तगालियों का शासन था। तो पुर्तगालियों को इन क्षेत्रों से भगाया गया था, तथा गोवा तथा दमन और दीव इन क्षेत्रों को अपने भारत संघ में मिलाया गया था। तो यहाँ से जो जनरली प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि गोवा को भारत संघ में कब मिलाया गया था? तो 1961 ईस्वी में मिलाया गया था। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो अभी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है। ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने, इन्हीं का ये नारा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, यानी कि देश बंधु की उपाधि किन्हें दी जाती है, इसके संबंध में प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास, जिन्हें संक्षिप्त रूप में कहा जाता है CR दास। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी जाती है। चित्तरंजन दास कौन थे दोस्तों? इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको जानकारी होगी, बाकी जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है वो लिख लीजिएगा। चित्तरंजन दास द्वारा वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद यूपी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आपने नाम सुना होगा स्वराज पार्टी का। इसकी स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। इनके साथ एक और सहयोगी थे दोस्तों, उनका नाम है मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, देश बंधु की जो उपाधि दी गई है वो CR दास को दी गई है। जबकि एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु, एक अक्षर का अंतर है दोस्तों, दीन बंधु तथा देश बंधु। देश बंधु तो हो गए अपने चित्तरंजन दास, तथा दीन बंधु के नाम से
जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान में रखिएगा, CF एंड्रयूज। इन्हें दीनबंधु कहा गया है। तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई है। जो CF एंड्रयूज थे दोस्तों, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को बापू कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1942 ईस्वी में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ था। अब मैं आपको कुछ जानकारी भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में दे देता हूं, ताकि अन्य प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से उसे कर पाओ। बाकी जिन विद्यार्थियों को अच्छे से इसके बारे में जानकारी है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अगस्त क्रांति। जो प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों इस आंदोलन का, वो वर्धा मुंबई में हुआ था। वर्धा जो स्थित है ये मुंबई में स्थित है। यहीं पर ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा मुंबई में ही 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में ही स्थित है दोस्तों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिसे अगस्त संकल्प की संज्ञा दी जाती है। अगस्त संकल्प जो बोल रहा हूं इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1943 ईस्वी में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था दोस्तों? 21 अक्टूबर, ये डेट याद रखेगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था तथा यहीं पर ही सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ दे रखा है सूची सेकंड और नीचे कोड दिए गए। तो किस प्रकार से आप सम्मिलित करोगे? तो अब्दुल गफार खां, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, तो इन्हें नेताजी कहा जाता है। तो आप मैच कर लीजिए, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो ए सेकंड नंबर हो गया, बी थर्ड नंबर हो गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो वास्तविक नाम था वो यही था, मोहनदास करमचंद गांधी। तथा रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी उपनाम है दोस्तों इन व्यक्तियों के। एक और प्रकार का प्रश्न अलग से पूछा हुआ है। प्रश्न आता है दोस्तों कि कौन से व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आप उत्तर दोगे अब्दुल गफार खां, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 1922 ईस्वी में समाप्त हो गया था, को क्यों निलंबित किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में, इसे क्यों निलंबित किया गया था? इसका कारण था दोस्तों, चोरी चौरा नामक एक स्थान है यूपी में, यहाँ पर एक हिंसक घटना हुई थी। तो उस घटना के चलते महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, ये जो घटना हुई थी ये 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी जो वास्तविक तिथि है वह है दोस्तों 13 अप्रैल 1919, जिस दिन वैसाखी का दिन था। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जो गोली चलाने के आदेश दिए थे वो दिए गए थे दोस्तों जनरल डायर के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके निर्देश पर गोलियां चलाई गई थी? तो जनरल डायर के निर्देश पर गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले ही प्रश्न में मैंने आपको इसके संबंध में जानकारी दी थी, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थियों को पता है 23 मार्च को अपन शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। तो किस कारण से इन्हें फांसी हुई थी? तो इसका उत्तर आप सभी विद्यार्थी आसानी से दे सकते हो, इसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर षड्यंत्र के कारण, जिसमें भगत सिंह ने गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो ये वही लाहौर षड्यंत्र है दोस्तों, जिसे सैंडर्स हत्याकांड भी कहते हैं। तो इसी के चलते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो डेट भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस डेट के संबंध में भी पूछा जाता है। तथा 23 मार्च को अपन प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1919 का रोलेट अधिनियम। जो रोलेट एक्ट था दोस्तों, इसी के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लिया जाता था तथा इस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा भी भारतीय लोगों के द्वारा दी गई थी। तो ये काला कानून था दोस्तों, जिसमें बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही किसी भी व्यक्ति को कैद कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग खिलाफत आंदोलन और चौथा ऑप्शन है रोलेट आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा, इस डेट के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अथवा गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचार्य, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम
तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मैं आपको 1935, 1909, 1919 अधिनियमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जिनसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से ये अधिनियम पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा वर्ष 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। जिसमें जो सबसे पहली बात आती है कि इस एक्ट के तहत यानी कि इस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, जिसका प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो 1935 के अधिनियम के तहत सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। इसी एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर संघ की स्थापना की जाएगी। अगला बिंदु है जो प्रांत है दोस्तों, यानी कि प्रांतों को क्या कर दिया गया दोस्तों, स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि इन्हें स्वायत्तता दे दी गई तथा स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भारत में प्रथम बार प्रांतों को स्वायत्तता तथा स्वशासन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा वर्ष 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। पहले क्या था दोस्तों, प्रांतों में देश शासन लगा हुआ था जो कि हटा दिया गया था। अब इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, केंद्र में देश शासन लगा दिया गया, यानी कि दोहरा शासन लगा दिया गया। तो केंद्र में क्या कर दिया गया, देश शासन लगा दिया गया। इसके अलावा इस एक्ट के तहत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसे आप कहते हो भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ये बात आप ध्यान रखना। तथा इस एक्ट के तहत वायसराय को आपातकालीन शक्तियां दी गई। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वायसराय को आपातकालीन शक्तियां किस अधिनियम के तहत दी गई। तो वर्ष 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। तो संघीय न्यायालय का इसमें प्रावधान था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस अधिनियम की वो मैंने आपको बता दी हैं, अच्छे से आपने सुनी होगी, लिख लीजिएगा। बाकी जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाता है। अब इस अधिनियम के बारे में 2 अन्य फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों 1935 का, इसके संबंध में 2 व्यक्तियों ने विचार दिए थे। पहले व्यक्ति थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो वर्ष 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम है ये दास्ता का घोषणा पत्र है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किन व्यक्ति ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कहा है। तो वो कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तथा इसी अधिनियम को जिस व्यक्ति ने अविश्वास का प्रतीक बताया है दोस्तों, उनका नाम है क्लीमेंट एटली। एटली ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसे अविश्वास का प्रतीक कहा था। तो दोनों फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 1935 ईस्वी का आपका अधिनियम कंप्लीट हो जाता है। अब अपन जानेंगे दोस्तों जो वर्ष 1909 ईस्वी का अधिनियम था इसमें क्या प्रावधान थे। तो इसके संबंध में आपको 2 ही फैक्ट ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट ये हो जाता है कि जो वर्ष 1909 ईस्वी का अधिनियम था इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। इसका जो एक और अन्य नाम है वह है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो ध्यान में रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस नाम से भी 1909 ईस्वी के अधिवेशन को जाना जाता है। जो मार्ले था दोस्तों ये भारत सचिव के पद पर था तथा जो लॉर्ड मिंटो था ये उस समय भारत का वायसराय था। इसमें
क्या प्रावधान किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित किया गया था। अर्थात इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो आप बताओगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 ईस्वी का अधिनियम था। तो 2 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब अंतिम जो अधिनियम है वह है दोस्तों 1919 का अधिनियम। इसके बारे में अपन जानकारी रखेंगे। तो जो वर्ष 1919 का अधिनियम था, इसे जिस नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये भारत में जो प्रस्तुत किया गया था वो चैम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे तथा मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर थे। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था दोस्तों, भारत में जो प्रांत थे उनमें दोहरा शासन लगा दिया था। यानी कि आप कह सकते हो प्रांतों में देश शासन लागू कर दिया गया था। तो यही बात आपको महत्वपूर्ण रखनी है इस अधिनियम में। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है तथा इसकी व्याख्या भी कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, इसके जो नायक थे वो थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों ने इस कांड के बारे में अध्ययन किया होगा। जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है। तथा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक गीत की रचना की गई थी। इस गीत के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, 1919 के अधिनियम में देश शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसके संबंध में मैंने आपको अभी जानकारी दी थी। जो वर्ष 1919 का अधिनियम था जिसके द्वारा प्रांतों में देश शासन लागू किया गया था, इस धारणा को जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था वो थे दोस्तों वायसराय चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वे थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ था दोस्तों। उसके जो विद्रोही थे उनको आत्मसमर्पण के लिए जिन 2 व्यक्तियों ने राजी किया था उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 20 सितंबर 1932 को एवर्धा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे दोस्तों वो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत पारित किया गया था जिसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था एवर्धा जेल में। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देशी राज्यों में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था तो वे थे दोस्तों राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों इनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इन्होंने अपने भारतवर्ष का एकीकरण किया था
तथा एकीकरण में जो सर्वाधिक भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इन्हीं के द्वारा वर्ष 1928 में एक स्थान है दोस्तों गुजरात में जिसका नाम है बारदोली। यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया था जिसे बारदोली सत्याग्रह अथवा बारदोली आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर जो महिलाएं थी दोस्तों उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत दी गई थी महिलाओं के द्वारा। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर आ जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है। जो महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था वो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह अथवा आंदोलन में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह अथवा हड़ताल अथवा आंदोलन, कोई सा भी शब्द आपको दिया जा सकता है। तो इसी में ही प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो वो था दोस्तों जनरल डायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने के जो आदेश दिए थे वो जनरल डायर के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। क्रिप्स मिशन जो कि वर्ष 1942 में भारत में आया था के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो 4 अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से कारण दिए गए हैं। तो सही कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 ईस्वी से लेकर वर्ष 1945 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इनका सर्वाधिक कार्यकाल है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। अन्यथा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनके बारे में आपको यही जानकारी दे देता हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो एओ ह्यूम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन हुआ था, यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उसी में ये अध्यक्ष बने थे दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी दोस्तों एनी बेसेंट। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी जो कि वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। इनको वर्ष 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। जब 15 अगस्त 1947 को
भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी इस समय कहाँ थे, ऐसा प्रश्न यहाँ पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में थे। तो कलकत्ता में थे दोस्तों महात्मा गांधी जी जब अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार से आज की कक्षा थी दोस्तों, जिसमें अपन ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। इन प्रश्नों के साथ साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपनी परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों। इसका जो अगला पार्ट रहेगा वो अपन अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मेरा यही उद्देश्य था दोस्तों आज का, कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी दी जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से मैंने आपको प्रत्येक प्रश्न हल करवाए हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।